नमस्ते। आज बात उत्तर प्रदेश पर करेंगे। भौगोलिक आकार के लिहाज से कह लें या लोकसभा और विधानसभा की सीटों के मुताबिक उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति में बड़ी अहमियत रखता है। और केवल सीटों और भौगोलिक आकार का मामला नहीं है, उसकी अपनी एक राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों की विचार की ऐसी ज़मीन रही है जो उत्तर प्रदेश को उस भूमिका में खड़ा कर देती है कि लोग आज भी उस मुहावरे को कई बार दोहराते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से भी सुर्खियों में रहा है। राम वहीं आए, कबीर वहीं आए, रविदास वहीं आए। उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का वही इलाका जो बुद्ध की ज़मीन रहा, जो संत आंदोलन की ज़मीन रहा, और वही उत्तर भारत का इलाका सियासी रूप से आज किसी और की सबसे मजबूत ज़मीन बन चुका है। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश, क्योंकि अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों तो उसी यूपी में है। लेकिन हाँ, ये वही उत्तर प्रदेश है जो एक ज़माने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम, बीपी मंडल, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, वहाँ से होते हुए मान्यवर कांशीराम और मरहूम नेताजी, उनके सामाजिक आंदोलन की भी ज़मीन रही। वही उत्तर प्रदेश आज बीजेपी का सबसे मजबूत किला बना हुआ है गुजरात के बाद। और उस उत्तर प्रदेश में आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी और उसके साथियों के बारे में। राज्यसभा के लिए नामांकन चल रहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 लोगों को राज्यसभा भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। उसमें सबसे पहला नाम है जया बच्चन का, दूसरा नाम है आलोक रंजन का और तीसरा नाम है रामजी सुमन का। जया बच्चन जो लंबे समय से समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में सांसद रही है, ऐसे वक्त में भी समाजवादी पार्टी ने कुछ बहुत ठोस सोच करके उन्हें फिर से राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। आपको जया बच्चन का कोई भाषण याद है या समाजवादी पार्टी की विचारधारा का कोई ऐसा शानदार काम जो जया बच्चन ने किया हो, जिस कर्ज को उतारने के लिए अभी भी उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है? ऐसा लोग पूछ रहे हैं। हो सकता है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के सामने ये बात रही हो कि नहीं, वो सबसे ज़रूरी और सबसे उचित उम्मीदवार हैं, तो उन्हें भेजा गया। दूसरा नाम तो और ज़्यादा चौंकाने वाला है। हालांकि समाजवादी पार्टी के आसपास के लोग जानते थे कि लंबे समय से आलोक रंजन अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी रहे हैं। करीबी तो अमिताभ बच्चन भी मरहूम नेताजी के थे। उनके जाने पर सैफई नहीं आए, और जाने पर छोड़िए, आज तक लखनऊ में अखिलेश जी से मिले नहीं। अयोध्या 2 बार जा चुके हैं, शायद ज़मीन भी खरीदी है। आज वो चुप रह कर के बीजेपी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नहीं दिखाई देते, ऐसा भी लोग पूछते हैं। आलोक रंजन 1978 बैच के एक आईएएस अधिकारी जो तब मुख्य सचिव थे जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और उस समय इनके साथ एक बहुत बड़ा तमगा जुड़ा कि वो 13 पॉइंट रोस्टर लाने वाले सबसे बड़े अधिकारी हैं। ये वही हैं जिन्होंने त्रिस्तरीय आरक्षण जैसे मामले पर अखिलेश यादव जी को सलाह दी, ऐसा लोग कहते हैं। अखिलेश जी के मुख्यमंत्री न रहने के बाद इन्होंने भी पद छोड़ दिया और अखिलेश जी के साथ काम करने लगे। इनकी एक बड़ी भूमिका निश्चित रूप से लोग मानते हैं कि 22 के चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र बनाने में काफ़ी मदद की। और अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जागरूक हैं, ब्यूरोक्रेसी लॉबी के पुराने अधिकारी हैं। इसलिए इनके पास अपना बहुत सारा समीकरण है, बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं, काम करते हैं, लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, अखिलेश जी के करीबी हैं। अखिलेश जी ने निर्णय लिया कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। कभी आपने आलोक रंजन जी का कोई भाषण सुना है? कभी आपने पीडीए के बारे में उनकी कोई राय सुनी है? मैं नहीं जानता, असल में मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी पीडीए पर खड़ी है
और इसके लिए समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन देना चाहिए, जो लोग इस विचार को मानते हैं कि पीडीए यानी हजारों साल से जो तबका वंचित शोषित रहा, अन्याय का शिकार रहा, जाति के नाम पर अन्याय, आर्थिक गैर बराबरी, इन सब से लड़ते हुए आज की तारीख में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को एक करके समाजवादी पार्टी शानदार तरीके से पीडीए की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी बूथ मैनेजमेंट के लिए काम कर रही है। पीडीए समाजवादी जन पंचायत लगा रही है। उनके नेता जमीन पर जाकर, गांव में जाकर दरी बिछाकर पीडीए की बात कर रहे हैं। इस बात से आप समाजवादी पार्टी की आलोचना नहीं कर सकते। आपको उत्तर भारत में अगर देखना होगा तो तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव एक बिना डरे लड़ने वाले नेता के रूप में आपको नजर आएंगे। लेकिन सवाल उन्हीं के साथियों ने उनके ही निर्णय पर उठा दिया है। उनके साथी, गठबंधन के साथी पल्लवी पटेल, जो अपना दल कमेरावादी की हैं, जिस पल्लवी पटेल को शायद आप जरूर जानते होंगे, उन पल्लवी पटेल ने ही सेराथो विधानसभा से तब के उप मुख्यमंत्री और अब भी उप मुख्यमंत्री रहे केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा दिया। उनके भाषण आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जब वो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले हो, महिलाओं के सवाल हो, सामाजिक न्याय का सवाल हो, शानदार तेवर के साथ आंख में आंख डाल करके बात करने वाली एक नेता की तरह से अपनी छवि बनाने में कामयाब हुई हैं। उन्होंने एक सवाल पूछ दिया कि राम जी सुमन जो दलित तबके से आते हैं, उनको छोड़कर बाकी पीडीए इस राज्यसभा चुनाव में कहां है? जया बच्चन बंगाली ब्राह्मण हैं, आलोक रंजन कायस्थ यानी वैश्य तबके से आते हैं, और ये दोनों पीडीए नहीं है। इस बात की आलोचना ऐसे की जा सकती है कि कोई एक जगह ही ऐसी नहीं हो सकती जहां सबका प्रतिनिधित्व हो। 3 ही सीटें हैं, उनमें से भी तीनों जीतेंगे या नहीं, अभी इस पर संकट बरकरार है। लेकिन पार्टी और भी जगहों पर और लोगों को एकोमोडेट कर सकती है। लेकिन सवाल तो बनता है कि जया बच्चन आज की समाजवादी पार्टी को कितनी मदद करती हैं उस राज्यसभा में, जिस राज्यसभा में भेजना किसी पार्टी के लिए सामान्य बात नहीं होती। आपको याद है, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में एक अकेला नायक की तरह लड़ता हुआ 34-35 साल का नौजवान तेजस्वी यादव, उनका लोकसभा में कोई सांसद नहीं है। उनके पास राज्यसभा में एक सांसद ऐसा है जिसे देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। उसके बोलने की कला पर आरजेडी का जो भी पॉलिटिकल स्टैंड है, उस स्टैंड पर उतना शानदार तरीके से शायद अभी तक कोई और बात नहीं रख पाया, और वो है प्रोफेसर मनोज झा। तो एक राज्यसभा सीट की अहमियत कितनी होती है देश की राजनीति में। प्रोफेसर मनोज झा जब खड़े होकर बोलते हैं तो वो आरजेडी की पॉलिटिक्स को मजबूत करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, और उनके नेता की बुलंद आवाज बनकर आते हैं। ये भूमिका समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी कभी प्रोफेसर राम गोपाल यादव निभाते हैं, जावेद अली खान निभाते हैं, जो दोनों लोग आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के खाते से राज्यसभा के सदस्य हैं। लेकिन कभी आपने जया बच्चन जी का कोई भाषण सुना हो? एक बार सोच कर विचार करके बताइएगा। कुछ भाषण उनके महिलाओं के सवाल पर, या पीडीए में जैसे महिला भी है तो महिला के सवाल पर यह बात आती है। लेकिन पल्लवी पटेल के इस सवाल का क्या करेंगे जब उन्होंने पूछ दिया कि कोई दलित महिला या कोई ओबीसी महिला भी तो हो सकती थी। कुछ लोग नाराज होकर के ये सवाल भी कर रहे हैं कि पल्लवी पटेल और उनकी पार्टी चाहती थी कि राजमाता कृष्णा पटेल को राज्यसभा भेजा जाए, और अगर वो चाहती भी थी तो इसमें गलत क्या है? कोई भी सपना देख सकता है, जानना चाहिए। लेकिन इससे वो सवाल कैसे इनवैलिड हो जाएगा कि जया बच्चन की जगह कल्पना करिए कोई दलित महिला, कोई आदिवासी महिला, कोई ओबीसी महिला इस मौजूदा सियासत में अगर वहां खड़ी हो जाए। कोई मुसलमान, आज तो मुसलमानों का लोग नाम भी नहीं लेते। राजनीति देखिए यहां तक बदल गई कि एक समय था जब लोग कहते थे कि जितने बराबर के शहरी हिंदू हैं उतने बराबर के नागरिक शहरी मुसलमान भी हैं। हम उनकी भी हिफाजत करेंगे जैसे हम अपने लोगों की हिफाजत करते हैं। वक्त बदल गया, अब मुसलमान शब्द नहीं बोलते राजनेता। अगर कोई बोलता हो तो जरा उसके उदाहरण देखिएगा। ऐसे में ये सवाल गैर वाजिब सवाल कैसे हो जाएगा? और इसलिए इस आलोचना को तो कम से कम जवाब देना होगा। और मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी
इस बात को समझेंगे और जवाब जरूर देंगे, क्योंकि गठबंधन के साथियों का बिछोड़ना गठबंधन को कमजोर करता है। यह अलग बात है कि विपक्ष में रहने की राजनीति बड़ी मुश्किल होती है साहब। विपक्षी नेता के पास आपको देने और सबको खुश रखने के लिए कुछ होता नहीं है जितना सत्ता पक्ष के हाथ में होता है। सत्ता पक्ष तो मुख्यमंत्री को बुलाएगी, कहेगी खिड़की दरवाजे सब खोल दे रहे हैं, आ जाओ सब कुछ ले लो। सत्ता पक्ष के लोग तो कहेंगे कि अच्छा आपके दादाजी को चलिए हम चौधरी चरण सिंह जी को हम दे रहे हैं भारत रत्न, आप आइए, आपका दिल जीत लिया। तो कोई लालच में चला जाता है, कोई झुक कर चला जाता है, कोई स्वार्थ में चला जाता है, कोई डर कर चला जाता है। सत्ता के पास सारे हथकंडे होते हैं और विपक्ष की राजनीति हमेशा मुश्किल होती है। लेकिन विपक्ष के नेता को इस मुश्किल का अंदाजा होना चाहिए और उसे इस बात के रास्ते भी खोजने होते हैं कि इन सारी मुश्किलों से भी लड़ते हुए कैसे अपने लोगों को, अपने कुनबे को एक रखा जाए। क्योंकि आज की तारीख में जो छोड़ कर जा रहा है उसका हिसाब तो आने वाले वक्त में लोग करेंगे। और इस बात की नाराजगी बताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी के सामने एक संकट है ये कि वो किसको राज्यसभा भेजे। आलोक रंजन को, उनको और कोई जिम्मा दिया जा सकता था। उनके पास और भी तमाम चीजें हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, भाषण देना शायद उनको पता नहीं आता होगा कि नहीं। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक नेता हुआ करते थे, आजकल जेल में भेज दिया गया उन्हें, संजय सिंह। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, ये संजय सिंह को सुन करके देश सुनता था जब वो राज्यसभा में खड़े होकर बोलते हैं। आज पीडीए को देश सुनता अगर राज्यसभा में खड़े होकर कोई पीडीए की बात करने वाला पीडीए बोलता, या प्रोफेसर मनोज झा जैसा कोई आपके पास होता। इस बात का विचार होना चाहिए और विपक्ष की राजनीति में एक एक कदम फूंक कर रखा जाना चाहिए। मेरा विश्लेषण यह कहता है कि इससे बेहतर निर्णय लिया जा सकता है और जहां पार्टी खड़ी हो, बुलंदी से कहे कि हां, एक दलित महिला को, एक ओबीसी महिला को, एक अति पिछड़े समुदाय को हमने पीडीए में भेजा है, जो समाजवादी पार्टी ने अपने 16 लोगों के टिकट बंटवारे में दिखाया, 22 के चुनाव में भी दिखाया था। इसलिए पीडीए 22 के चुनाव में भी दिखा, पीडीए 16 लोगों की जो लोकसभा टिकट बंटवारा हुआ है उसमें भी दिख रहा है। लेकिन जहां नहीं दिखेगा उस पर लोग सवाल पूछेंगे। सार्वजनिक जीवन में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी एक सवाल पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय महासचिव को एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही पार्टी का स्ट्रक्चर बनाता है और एक राष्ट्रीय महासचिव की बात सबकी बात, पार्टी की बात, और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव की बात निजी राय कैसे हो जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सवाल पूछा है कि मेरे साथ खड़े होने की बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने की, लेकिन उनके आसपास कुछ नेता ऐसे हैं जो खुद अपने समाज का वोट पार्टी को नहीं दिला पाते, लेकिन वो मेरे खिलाफ बोलते रहे और सार्वजनिक तौर पर बोलते रहे। आपने कभी बीजेपी की राजनीति को गौर से देखा है? नितिन गडकरी कभी कभार इनडायरेक्ट नाराजगी जता देते हैं तो कोई द्वारिका का सड़क वाला घोटाला खुल जाता है और अचानक नितिन गडकरी गायब हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। बीजेपी के अपने तरीके हैं राजनीति करने के साथ। कोई राजनाथ सिंह वहां नहीं बोलता, कोई सुषमा स्वराज वहां नहीं बोली, बाकी का तो छोड़िए, कोई शिवराज सिंह चौहान आंसू बहाने के सिवा एक लफ्ज नहीं बोल सकता। कोई वसुंधरा राजे सिंधिया पर्ची पढ़ करके अवाक होकर के किसी गुमनामी में चली जाएं, लेकिन वो बोल नहीं सकती। लेकिन समाजवादी पार्टी के सवर्ण नेताओं ने मीडिया में खुलेआम बाइट दी, खुल कर दी। अखिलेश यादव जी ने एक लफ्ज नहीं बोला स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब सवाल पूछा कि रामचरितमानस में हम शूद्रों, महिलाओं के ऊपर गलत लिखा है, तो अखिलेश यादव जी ने सदन में खड़े होकर कहा कि मुख्यमंत्री वो चौपाई पढ़ दें। हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन बताएं कि शूद्र कौन है, और अगर यही शूद्र ढाल न बने तो आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते। यह वैचारिक स्पष्टता अखिलेश यादव जी में आज की तारीख में है और मैं इसके साथ खड़ा हूं। ये वही पार्टी है जो एक जमाने में इस बात को लेकर के आलोचनाओं का शिकार होती रही और आज भी होती है कि इसके पुराने समय में कई काम ऐसे हुए जो बहुजन समाज के खिलाफ चले गए, और उनमें से एक काम था 13 पॉइंट रोस्टर, जो इन्हीं आलोक रंजन ने लागू किया था। त्रिस्तरीय आरक्षण पर ये आलोक रंजन कहां खड़े थे, इसको यूपी के सब लोग जानते हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव जहां खड़े हैं, इस बात को भी यूपी का बहुजन समाज स्वीकार करता है, उनको नायक की तरह देखता है। इसलिए अगर उस बहुजन समाज की कोई नाराजगी होगी तो वो भी अपने नेता से ही करेगा। वो
जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य अपने नेता से एक शिकायत कर रहे हैं कि आखिर क्यों मुझे जाति जनगणना पर घूमने की जगह नहीं दी। हालांकि ये बात अखिलेश यादव जी बताएंगे कि अंदर क्या चीजें हैं, लेकिन एक बात का जरा जवाब दिया जाए कि पीडीए में अगर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, अखिलेश यादव जी के हर बयान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, कितनी बार इन स्वामी प्रसाद मौर्य के आलोचक नेताओं के मुंह से आपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुना है? मेरे मन में एक उत्सुकता होती है, कितनी बार आपने पीडीए पर उस बुलंदी से बोलते हुए उन्हीं नेताओं को सुना है जिन नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ टीवी पर आकर बोला है, पार्टी ऑफिस में नहीं। जबकि अनुशासन यह होता है कि पार्टी ऑफिस में बैठकर बात होती और राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेते कि क्या करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास यह हक है कि वह अपने नेता को निर्देशित करते कि आप ये बोलिए, ये मत बोलिए। लेकिन पीडीए पर बात करना कैसे गलत हो गया? सीएचडीएस का सर्वे बताता है कि जिन जाति के नेताओं को यह लगता है कि हमारे खिलाफ वो बोल रहे थे, जिससे सर्व समाज नाराज हो गया, वो सर्व समाज की बात करने वाले नेता और उनके जाति के लोग 90% वोट 2022 के चुनाव में बीजेपी को दिए। अगर आज स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी छोड़ दें तो क्या उनके समाज के 90% छोड़िए 50% भी वोट जो सर्व समाज की बात आजकल करके स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खड़े हैं, उनके अपने वोट के 50% भी सपा की तरफ आएंगे? देखिए, 2-4 जगहों पर लोकल समीकरण हावी होता है। जैसे घोसी उपचुनाव, वहां लोकल समीकरण था और वहां पर सुधाकर सिंह के साथ पीडीए खड़ा था। और जितने नेता ये पीडीए के, अब अंदर पार्टी में चले जाइए तो इन पार्टी के नेताओं से पूछिए कि आपने मीडिया में पीडीए पर कितना बयान दिया है, कितनी बार आपने अपने नेता का साथ दिया है पीडीए पर। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की एक भी बात पीडीए के खिलाफ तो नहीं है। यह बात उत्तर प्रदेश का पीडीए कह रहा है। यह अलग बात है कि राजनेता को थोड़ा उसी बात को दूसरे तरीके से कहना होता है ताकि बात सही जगह पर जाए। लेकिन पीडीए को जोड़ने की भूमिका तो पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य ही निभा सकते हैं। वो कोई सबको खुश करने वाला नेता तो नहीं निभा पाएगा। वो अखिलेश यादव ही निभा सकते हैं, वो लौटन राम निषाद ही निभा सकते हैं, वो राजपाल कश्यप ही निभा सकते हैं, वो राम गोविंद चौधरी ही निभा सकते हैं, वो नरेश उत्तम पटेल ही निभा सकते हैं। अखिलेश यादव जी सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबको जोड़ने में जो पीडीए के बाहर कहते हैं कि पीडीए में संवर्ण नहीं है, वो तो अखिलेश जी के खिलाफ खड़े हो जाते कई बार। ये बताइए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया खुद संवर्ण थे और बात पीडीए की करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कभी कोई आरोप लगा पाया कि वो सबको खुश करने की बात करते हैं? उन्होंने नारा दिया था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। आलोचना करते थे उस समय के संवर्ण लोग कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संवर्ण होकर के कहां खड़ा है? समाजवाद के साथ खड़ा है। जनेश्वर मिश्र समाजवाद के लिए डिफेंड करते थे मरहूम नेताजी को सदन में खड़े होकर बुलंदी से कि आरक्षण क्यों जरूरी है। बताइए, इस देश में आज की तारीख में आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? सदन में आज कौन बोलता है? विधानसभा में कभी आपने किसी वैसे नेता को बोलते हुए सुना है? मैं जानना चाहता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर कितने नेताओं ने इस बात को उसी तेवर के साथ कहा जिस तेवर से प्रोफेसर मनोज झा बोलते हैं? उस तेवर से बोलने वाला सपा का कोई एक नेता बताइए। ये बात मैं नहीं पूछ रहा, बात लोग पूछते हैं। अखिलेश यादव जी बोलते हैं, उनकी भाषा बदली है, उनकी विचारधारा में वो तेवर आया है जो पीडीए के साथ न्याय करता हुआ दिखता है। इसलिए अगर कोई शिकायत होगी तो अखिलेश यादव जी से करेगा उनका समाज कि साहब ये जो निर्णय आपने लिया इससे और भी बेहतर निर्णय लिया जा सकता था। पल्लवी पटेल जी इसी बात से कह रही हैं कि हमसे तो राय मशवरा नहीं हुआ, इस पीडीए में हम शामिल हैं। खुद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के खिलाफ उनके अपने सोशलिस्ट लोग खड़े हो गए थे। जब उन्होंने टिकट बंटवारा किया तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सामने खड़े होकर लोगों ने कहा कि आप कहते हो पिछड़ा पावे 100 में 60, तो बताइए आपके टिकट में 100 में 60 पिछड़े हैं कि नहीं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लड़े थे लोग, उनके अपने समाजवादी लोग। समाजवाद का इतिहास किसी को पता है नहीं, और मैं दावे से कह रहा हूं कि जो संविधानवादी समाजवादी अगड़ा है वो समाजवाद के साथ रहेगा और आज भी है। उसे अगर बीजेपी में जाना होता तो वो अब तक चला गया होता, और जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा, वो पीडीए के साथ खड़ा होगा। लेकिन एक अनुशासन तो होना चाहिए था ना सर। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गर्दन काटने की और तमाम चीजों की बात कही गई, कभी एक लाइन उसमें भी तो बोलते।
कभी आपने बोला अपने नेता के साथ? बीजेपी किसके साथ खड़ी होती है देख रहे हैं ना आप। बीजेपी पीडीए कर रही है, क्योंकि वो सत्ता में है, उसको धोखा देना है लोगों को, तो वो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना देगी। और मोहन यादव उत्तर प्रदेश बिहार में आके प्रचार करेंगे, यादवों को जोड़ने के लिए करेंगे। ये बीजेपी करे। काम किसका होगा? संघ का, आरएसएस का, उसकी विचारधारा का, मंदिर का। लेकिन जोड़ने में वो किसी को पीछे नहीं रखते। इस बात को सत्ता में रहकर वो कर सकते हैं, और आप अपने जोड़ने वाले लोग जो आपके नेचुरल एलाई हो सकते हैं, आप उनको दूर कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से क्या उनका समाज नाराज है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य वोट काट रहे हैं और वो लोग वोट जोड़ रहे हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बयान देते हैं? क्या इस बात की पड़ताल कोई नहीं करेगा कि कितने परसेंट वोट 2022 में 90% से 92% तक अपर कास्ट का वोट बीजेपी को गया? 10% से 15% ये जो सवर्ण संविधान को मानता है, सामाजिक न्याय को मानता है, वो तब भी आपके साथ था, वो अब भी आपके साथ रहेगा, वो कल भी आपके साथ रहेगा। उसको खुश करने के लिए किसी परशुराम मंदिर की और कटार की जरूरत नहीं है। वो न्याय और संविधान में भरोसा रखता है, वो समाजवादी मूल्य में भरोसा रखता है। और जो ओबीसी और दलित वोटर आज बीजेपी की तरफ चला गया, उसे लाना उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की बात की। यही रास्ता है बीजेपी से लड़ने का उत्तर प्रदेश में, जाति जनगणना रास्ता है जो समाजवादी पार्टी के मुखिया कर रहे हैं। और कैसे यह बात गलत हो जाएगी और समाजवादी पार्टी के नेता विधायक टीवी पे आकर कुछ भी बोल देंगे, अपमान कर रहे हैं। महिलाएं अगर इस देश में पुरुषों के वर्चस्व और गैर बराबरी के खिलाफ बोलें तो पुरुषों के खिलाफ मामला नहीं है, वो उस गैर बराबरी के खिलाफ है। ना आपको कास्ट एनिलेशन ऑफ कास्ट का पूरा समझ है, ना आपको महिलाओं के आंदोलन की समझ है। तो इस बात को कैसे समझेंगे? बीजेपी क्या कर रही है? आपके लोगों को ले जा रही है। आज जयंत चौधरी चले गए, वो अखिलेश यादव से लड़ सकते थे, बैठ सकते थे कि अरे भैया बैठो, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर दीजिए, नहीं तो ठीक नहीं है, हम नहीं अनकंफर्ट है, रास्ता निकल जाता। सब नीतीश कुमार हो गए। बीजेपी से लड़ने के लिए हम भारत भर को एकजुट कर रहे हैं, लोग नहीं एकजुट हो रहे हैं, हम बीजेपी से जाके मिल जाएंगे। दिल जीत लिया जयंत चौधरी का। कल्पना करिए कि कल को पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य भी अगर बीजेपी में चले गए तो हम यहां बैठकर उसकी आलोचना करेंगे कि यह आलोचना फिर अखिलेश यादव के पीडीए की नहीं थी, यह कुछ और थी। लेकिन आज विपक्ष के नेता के सामने माना कि बहुत कम मौके होते हैं, उनके पास बांटने के लिए सब कुछ नहीं है। तो जो ईमानदार और ताकत से खड़ा होगा ना, वही टिकेगा आज की तारीख में। बाकी लोग तो चले जाएंगे इधर उधर, लेकिन जो टिका है उसे टिकाए रखने की जरूरत तो पड़ेगी ना साहब। जितने पीडीए हैं वही सबको जिता रहा है, और यही पीडीए बीजेपी को रोकेगा, एनडीए को हराएगा। यह अखिलेश यादव जी की एकदम पुख्ता लाइन है, और इस लाइन में दम है, संभावना है, गुंजाइश है। लेकिन इस पीडीए का वोट कौन ला सकता है? उस पीडीए के वोट लाने में सबको खुश करने वाले सांसद विधायक नहीं ला सकते। वो अपनी सीट भी उसी पीडीए से जीतते हैं। तो उनका वोट लाने के लिए आपको कोई ना कोई पल्लवी पटेल, कोई ना कोई स्वामी प्रसाद मौर्य, कोई नरेश उत्तम पटेल, कोई राजपाल कश्यप, कोई लौटन राम निषाद, कोई राम गोविंद चौधरी चाहिए। अखिलेश जी का एक अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला में जहां आलोचना होगी, उस पीडीए के वोट को जोड़ने के लिए आलोक रंजन और जया बच्चन की कोई भूमिका नहीं होगी। इस आलोचना को भी पार्टी को दिल बड़ा करके स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में अगर बीजेपी 2024 का चुनाव जीत गई तो कौन बचेगा साहब? सच सच बताइएगा। मुसलमान का नाम लोग नहीं लेते, अब मुसलमान को नेतृत्व नहीं। तो यह सवाल तो बनेगा कि इस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्षी दलों के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण उम्मीद क्या हो सकती है? वो पीडीए हो सकती है। और अगर जहां पीडीए, जैसे 16 सांसदों का टिकट दिया गया है कि चुनाव लड़ेंगे, उसमें पीडीए हैं, लोगों ने तारीफ की है। और जहां पीडीए नहीं होगा, या पीडीए की बात ईमानदारी से करने वाला कोई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सच्चा वारिस नहीं होगा, तो उसकी आलोचना तो बनती है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी एक बात याद रखिएगा, 10 में 5 जगह हमारा झगड़ा हो सकता है,
लेकिन 5 जगह अगर हम एक हैं तो उन्हीं 5 एकताओं पर ही आगे चलिए। बाकी बचेंगे तो उन पांचों के लिए लड़ लेंगे आपस में बैठकर, नहीं बचेंगे तो 10 गुण मिलाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बचे ही ना। यह बात समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी समझनी है, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी समझनी है, आदरणीय पल्लवी पटेल जी को भी समझनी है, और उन आदरणीयों को भी समझनी है जो अपनी पार्टी के अनुशासन से आगे जाकर जो बात अखिलेश जी नहीं बोलते वह भी बोल देते हैं। इम्तिहान सबका है, आने वाली पीढ़ियां सबका हिसाब करेंगी। शुक्रिया।